हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और मेरा नाम है दीपेश कौशिक और हम बात करते हैं सुबह करंट अफेयर और उसके साथ साथ में जीएस के कुछ क्वेश्चंस की। तो आज का ये सेशन आपके सामने प्रस्तुत है। सबसे पहले जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, कृष्ण केसरी, नितिन कुमार, राज शर्मा, दीप्ति, हैप्पी, जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और एक और गुजारिश वो ये कि आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अगर आप पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। जी दीप्ति गुड मॉर्निंग, राज शर्मा गुड मॉर्निंग, नितिन कुमार गुड मॉर्निंग और किशन केसरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ते जाएंगे उन सबको मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जितनी भी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताता जाता हूँ ये आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। चाहे वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो, चाहे वो जीएस के क्वेश्चंस हो, चाहे वो स्टैटिक जीके हो, हर एक चीज को मैंने इस सेशन में शामिल किया हुआ है ताकि ताकि कोई भी प्रश्न जो है वो आपसे छूटे ना। अगर आपने रिसेंटली बीपीएससी 67 बीपीएससी का अगर आपने प्रीलिम्स का एग्जाम देखा हो 30 सितंबर को, तो जो सेशन हमारे यहाँ इस चैनल के द्वारा चलाए जा रहे थे उसमें से 80 से 90% तक प्रश्न जो हैं वो यहाँ हमारे इस सेशन से या बाकी जो क्लासेस बीपीएससी की चल रही थी उनसे पूछे ही गए थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप 68 को टारगेट कर रहे हैं बिहार की, अगर आप जनवरी में एमपीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप एसएससी को भी टारगेट कर रहे हैं तो वहां भी ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ साथ में आप राजस्थान की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, जितने भी उत्तर भारत के राज्य हैं हिंदी भाषी, वहां ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश मेरी वो यही कि आप लोग इस सेशन को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अगर पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आज का दिन, एक नया दिन, हमारा वीक जो है वो स्टार्ट हो रहा है मंडे से। और कई बार दिमाग में ये रहता है कि चलो ठीक है यार, संडे के बाद में एक नया दिन आता है, एक नई शुरुआत करते हैं, है ना। तो नई शुरुआत करने के लिए ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि मंडे हो, आप किसी भी समय, किसी भी पल अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर बात? यस और नो? तो ध्यान रखेंगे इस बात का। जो भी पॉइंट यहां पर मैं आपको समझाता जाऊंगा अपनी नोटबुक में आप मेंशन करते जाएंगे और क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए तो आप उसका आंसर देंगे। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है, मैं उसका आंसर आपको यहां पर दे दूंगा। लेकिन उससे पहले वही वाली बात कि आपको इस सेशन को एक बार शेयर करना पड़ेगा और उसके साथ साथ में लाइक्स का जो नंबर है वो बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, अगर मान लीजिए आप लोग यहां साथ रहते हैं, ठीक है, आप लोग अगर यहां साथ रहते हैं तो हमारे पास केवल आज इतने लोग होने चाहिए। ये हमारा टारगेट है और ये हमको अचीव करना है आज। 100 लाइव लर्नर्स हमको इस सेशन में आज लेके आने हैं, क्योंकि यहां स्पेशली मैं कोशिश ये करूंगा कि अगर मैं कोई चीज यहां पर सिखा रहा हूं, कोई चीज मैं आपको बता रहा हूं, तो वो आपके एग्जाम में आने के लिए एकदम तैयार हो, ऐसा मैं यहां पर बताना चाहता हूं। चलिए, तो इतनी सारी बातों के साथ में आज का सेशन, आज की कहानी को हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जो जिनेन मंदिर है, मैगुती मंदिर है या ऐहोल है, ऐहोल का संबंध किससे है, ये आपको आंसर देना है। जिनेंद्र मंदिर, मैगुती टेम्पल, ऐहोल कंपोज्ड बाय रवि कीर्ति इज रिलेटेड टू शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये आपको आंसर मुझे यहां पर दे देना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप लोगों को यहां पर आंसर देना स्टार्ट कर देना है कि ये जो पर्टिकुलर यहां पर मेगुती मंदिर है, एहोल है, जिनेन मंदिर है, ये इनमें से किस धर्म से संबंधित है, ये आपको आंसर देना है। और एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बाकायदा अपनी नोटबुक में इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पहली बात तो ये कि रवि कीर्ति कौन था और ये मेगुती क्या है, एहोल क्या है और जिनेन मंदिर क्या है, ध्यान रखिएगा। वातापी, है ना, बादामी जिसे बोला जाता है, वहां पर स्पेशली जो चालुक्य वंश था, है ना, चालुक्य वंश जिसकी स्थापना जयसिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जयसिंह के द्वारा 6वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, जयसिंह के बाद में रणराग शासक बनता है और रणराग के बाद में अगला जो शासक बनता है उसका नाम होता है पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन फर्स्ट। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था,
चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको आंसर देना है जयसिंह, पहली बात। ठीक है, अगर मान लीजिए आपसे यह पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन था, रियल फाउंडर कौन था, तो वहां पर आपको आंसर क्या देना है? पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन फर्स्ट। लेकिन अगर मान लीजिए इस जिनेन मंदिर की बात की जाए, मेगुती मंदिर की बात की जाए और एहोल के इंस्क्रिप्शन की बात की जाए, तो यहां पर आपको आंसर देना है इससे संबंधित कौन था? तो आपको आंसर देना है पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय इससे संबंधित था, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी का दरबारी कवि था कौन? रवि कीर्ति, जिसके द्वारा जैन धर्म के इन मंदिरों का निर्माण जो है वो करवाया गया है। जैन धर्म के इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो एहोल इंस्क्रिप्शन है, एहोल इंस्क्रिप्शन या एहोल अभिलेख है, ये पुलकेशिन द्वितीय ही है जिसने हर्षवर्धन को हराया था, मैंने आपको बताया था। और इस हार का जिक्र बाकायदा इस एहोल इंस्क्रिप्शन में किया गया है जो मेगुती मंदिर में स्थित है गाइस। ठीक है, तो इसका बाद यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास में सी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात यहां तक की? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? यानी कि आफ्टर विच इंपोर्टेंट इवेंट डिड द ब्रिटिश लूट इन इंडिया स्टार्टेड? ठीक है, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, कंपनी के भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात, इट मींस आफ्टर द कंपनी इज परमिटेड टू द बिजनेस इन इंडिया, एंड आफ्टर 1830 के चार्टर एक्ट के पश्चात, यानी कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा यहां पर ये जो सेशन था, मतलब अंग्रेजों की लूट जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। फटाफट से आप लोग मुझे आंसर देंगे, व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाना चाहिए? ठीक है, चलिए देखें जरा इस कहानी को। अंग्रेजों की लूट की बात की गई है भाई। अंग्रेजों की लूट हम लोग जानते हैं इस बात को कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसकी स्थापना 1600 में की गई थी, इस बात की हमको जानकारी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आपको समझना है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना भारत में नहीं हुई है, इसकी स्थापना हुई है इंग्लैंड में। पहली बात तो ये। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो लोग क्या करते हैं, लोग अकबर को भूल जाते हैं और टिक कर देते हैं किस पे? जहांगीर पे। जबकि ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अकबर का जो टाइम पीरियड था वो कितना था बच्चों? 1556 से लेके 1605। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए मान लिया। दूसरी बात, अगर हम बात करें प्लासी का युद्ध या बक्सर का युद्ध या भारत में व्यापार करने की अनुमति या फिर 1813 का चार्टर एक्ट, ये बहुत बाद की बात है। इससे पहले भी यहां पर बहुत सालों तक अंग्रेजों के द्वारा शोषण किया गया था। यह पॉइंट आपको यहां पर समझ लेना है। ठीक है, तो 1556 से लेकर 1605 का टाइम पीरियड हो गया। दूसरी बात, अंग्रेजों की लूट की जब बात की जाएगी तो ध्यान रखिएगा 1757 में पहली बार अंग्रेजों के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव का आपने नाम सुना होगा ना, प्लासी का युद्ध, मीर सिराजुद्दौला के साथ में जो युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद में कहानी जो थी वो क्या हो गई थी? यहां पर प्रारंभ हो गई थी। यानी कि यहां पर स्पेशली लूटने की जो कहानी होती है वो कहां से स्टार्ट होगी? प्लासी के युद्ध के पश्चात, यानी कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। ये वही पहला युद्ध था जब ऑथेंटिकली जो अंग्रेज थे उन्होंने बंगाल पर शासन अपना स्थापित कर लिया था। सो गाइज, ए विल बी द राइट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? यस और नो? यार एक बात बताओ, कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात कैप्टन हॉकिंस आया था, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस आया था। इनिशियली उनको केवल परमिशन मिली थी। 1608 में उन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोली, 1611 में उन्होंने मूसलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली और धीरे धीरे अपने आप को क्या किया? अपने आप को एम्पावर किया। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया? लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? पहले तो बिजनेस कर रहे थे ना वो लोग, एकदम से लूटना उन्होंने जो स्टार्ट किया वो किस घटना के बाद किया? सो गाइस, राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? प्लासी के युद्ध के पश्चात इन द ईयर 1757, और ये क्या हो जाएगा? 1764, 1764। ठीक है, लेकिन एक इंपोर्टेंट इवेंट हुआ है इस एक्ट के द्वारा, ये आपको आंसर देना है। 1813 का जो चार्टर एक्ट था
इसके बाद क्या स्पेशल चेंजेस आए यहां पर, ये आपको आंसर देना है मुझे कमेंट के माध्यम से, ठीक है गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वो किसके बीच की गई थी? इन द ईयर 1853 द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी वाज बिटवीन हुम या बिटवीन विच प्लेसेस, ये आपको आंसर देना है, ठीक है। मुंबई से ठाणे, कलकत्ता से मद्रास, बंबई और आगरा, और कलकत्ता और आगरा। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दो। टी ट्रेड एक्सेप्शन चाइना, ओके वेल डन। इसके अलावा भी कुछ और था? बहुत बढ़िया, वेल डन। देखिए हाँ ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 1853 की बात चल रही है, और ध्यान रखिएगा यहां पर जो भारत के लॉर्ड हैं उनका नाम है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और जो लॉर्ड डलहौजी हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है। पहला पॉइंट तो ये जान जाइए, ठीक है। दूसरी बात, इनके द्वारा एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई थी। 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, ये बात आपको पता है। दूसरी बात, इनके द्वारा ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की थ्योरी जो थी, यानी कि राज व्यपगत सिद्धांत जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा यहां पर बोलते हैं ना कि पीडब्ल्यूडी है ना, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। रेलवे किसके द्वारा चलाई गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और आपसे पूछा जाए टेलीग्राफ लाइन जो थी वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो यहां पर आपको आंसर देना है कलकत्ता से लेके आगरा, यानी कि 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कलकत्ता से लेके आगरा तक टेलीग्राफ लाइन स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। सो गाइस डी विल बी द राइट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए में आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है, ए में कंफ्यूज आपको इसलिए नहीं होना है क्योंकि यहां पर बंबई से लेकर ठाणे तक जो चलाई गई थी वो क्या थी? वो पहली रेलगाड़ी थी। क्या थी वो? पहली रेलगाड़ी थी, इसीलिए वो करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसलिए वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। मैंने जानबूझ के यहां पर इस ऑप्शन को रखा था ताकि आपको ये क्वेश्चन गलत हो जाए, और अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन होता है तो वो भी आपका ठीक हो जाए। क्लियर है बात? यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सूची को सूची से मिलाना है, यानी कि जो लिस्ट 1 है उसको लिस्ट 2 से मिलाना है आपको। क्या कहती है लिस्ट 1? सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज का संकल्प, ये आपके सामने लिस्ट 1 है। ओके, लिस्ट 2 क्या कहती है? 1929, 1928, 1932, 1907, 1905। इन दोनों शेड्यूल्स को आपको मिला देना है, इन दोनों लिस्ट को आपको मिला देना है ताकि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन है वो आप उसका आंसर दे पाए, ठीक है। क्लियर है? यस और नो? चलो आगे देखें जरा भाई। सबसे सिंपल जो है हमारे पास में वो हमको यहीं से पकड़ लेना है। सूरत अधिवेशन सर, ये तो हुआ था सर 1907 में, 1907 में हुआ था सर, यहीं पर कांग्रेस टूट गई थी। अच्छा चलिए मान लिया। ओके, कम्युनल अवार्ड की बात की गई है। कम्युनल अवार्ड ये तो सर 1932 में हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए थे, इंग्लैंड गए थे। अच्छा चलो 1932 भी हो गया, यानी कि ए का क्या हो गया यहां पर? ए का हो जाएगा 4। चलो ठीक है, इसमें भी है इसमें भी है, मान लिया। कम्युनल अवार्ड की बात कर ले तो बी का हो जाएगा 3। अच्छा लेकिन तो इसमें भी है इसमें भी है। चलिए दूसरा, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की यहां पर बात की गई है, और उसके बाद में बात की गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जब भी यहां पर चर्चा की जाएगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जब यहां पर चर्चा की जाएगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। और सी का आंसर क्या हो जाएगा? सी का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 1928। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? जल्दी से मुझे बता दो जाओ फटाफट से। क्वेश्चन समझ में आ गया है? इसी तरीके से आपको इस सेशन को आगे बढ़ाता जाना, लेकिन नंबर्स हमारे पास में बहुत कम है।
ठीक है, नंबर्स जो है हमारे पास में बहुत कम है। एक बार आप इस सेशन को एक बार शेयर कीजिए ताकि ताकि चलिए क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि सूरत विभाजन कब हुआ था, 1907 में। सांप्रदायिक अधिनियम निर्णय कब आया था, 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन कब आया था, 1928 में। और पूर्ण स्वराज कब आया था, 1929 में। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है आंसर नहीं। हु फर्स्ट यूज द वर्ड जियोग्राफिका फॉर जियोग्राफी, है ना। हिकेटियस, हेरोडोटस, एरेटोस्थनीज और एनेक्सिमेंडर। व्हाट विल बी द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर दो। व्हाट विल बी द राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा। चलिए आंसर आना हमारे पास में स्टार्ट हो गया। चलिए देखते हैं कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जियोग्राफी का जो वर्ड है, ठीक है, स्पेशली हम इस बात को जानते हैं कि ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ एक शब्द है। ठीक है, जहां पर जो पृथ्वी से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी, यानी कि इंटरनली और एक्सटर्नली भी। अब इस वर्ड की जब यहां पर बात की जाए तो बहुत, जब आप ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आपको मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इतना सारा आपको अलग अलग उसको क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले भी अगर हम बात करें पर्टिकुलर इस वर्ड की, तो इस वर्ड का यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा यहां पर एरेटोस्थनीज। ये यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था। होम्स ने, स्वेस ने, जेफरीज ने या डेली ने। ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम हैं जिन्होंने सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किया था। सियाल शब्द का प्रयोग किया था। हु फर्स्ट यूज द वर्ड सियाल फॉर द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। सो गाइज व्हाट विल बी द राइट आंसर। होम्स, स्वेस, जेफरीज और डेली। व्हाट विल बी द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए, फटाफट से बोलो जल्दी से। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए देखें जरा। सबसे पहली बात तो सर ये सियाल होता क्या है ये बताओ पहले। ठीक है, देखो बच्चों, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, और इस पृथ्वी का एक टुकड़ा हमने क्या किया, यहां से निकाल लिया। ठीक है, इस टुकड़े को हमने निकाल के और यहां पर सेट कर लिया। ठीक है, इस टुकड़े को हमने क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछा जाता है कि इस पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम कितने प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं, देखिए तो पहला कौन सा होता है, पहला होता है भूपर्पटी, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको क्रस्ट बोला जाता है ना। दूसरा कौन सा होता है, मेंटल, है ना, मेंटल। और तीसरा कौन सा होता है, कोर। तो ये तो तीन चरण हो गए यहां पर। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो है उसको क्या बोलेंगे हम बच्चों, उसको बोलेंगे भूपर्पटी। दूसरा कौन सा यहां पर, उसको बोलते हैं हम क्या, मेंटल, ये मेंटल हो गया। और तीसरा जो होता है उसको बच्चों क्या बोलते हैं, उसको हम कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से इन तीनों चरणों में कुछ स्पेशल एलिमेंट्स का बोल सकते हैं कि मेजॉरिटी होती है ना, प्रधानता होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर सियाल, ठीक है, तो सियाल का जो अर्थ है वो क्या है, यहां पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम की यहां पर बात की गई है। सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बात की गई है, जो कहां पाया जाता है, भूपर्पटी पर। तो सबसे पहले जो पाया जाता है बच्चों वो कौन सा होता है, वो होता है सियाल। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, सीमा। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, नीफे। ये तीन प्रकार के आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि सबसे ऊपरी परत के लिए इस शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, स्वेस, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया।
स्वेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सियाल, सीमा और नीफे, ये आपको यहां पर आंसर मुझे दे देना है। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरीके से आप लोग यहां पर आंसर देते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, फटाफट से बोलो कि क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, फटाफट से बोलो जल्दी से। व्हाट विल बी द राइट आंसर। आंसर आ गया क्या हमारे पास में। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि की दर क्या है, यह आपको आंसर देना है। फटाफट से बोलो, व्हाट विल बी द राइट आंसर। चलो, आंसर आ गया क्या। सुनो जरा, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है। ध्यान रखिएगा, जब आप पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी से ऊपर जाने पर और पृथ्वी से नीचे जाने पर दोनों ही तरफ आपको यहां पर जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। ये बात बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि कितना होता है। ठीक है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विथ डेप्थ, यानी कि गहराई में, है ना, एज वी मूव फ्रॉम द सरफेस टू द ग्राउंड। 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर पर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट पर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पर, या 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 फीट पर। तो यहां जो आपको आंसर देना है, यहां जो आपको आंसर देना है वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पर। यानी कि जब आप पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में, जब आप पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में 32 मीटर जाते हो तो वहां पर 1 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो यहां पर आपको मानना पड़ता है, यानी कि वो बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पर इनमें से कौन सी कंडीशन रहेगी, ये आपको आंसर देना है। ये आपको यहां पर आंसर दे देना है। ठीक है, बात क्लियर है ना। ठीक है, ऐसे ही आंसर आपको यहां पर देते हुए चलने हैं ताकि इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे आप कवर कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। इट मींस लिथोस्फीयर इंक्लूड्स, व्हाट विल बी द राइट आंसर। केवल ऊपरी भाग यानी कि अपर क्रस्ट, ऊपरी भाग तथा निचला भूभाग, तीसरा ऊपरी भूपटल, निचला भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, या इनमें से कोई नहीं। ये आपको आंसर मुझे दे देना है। अब 2-3 पॉइंट आपको और जानने हैं यहां। क्या, पहली बात, सर स्थल मंडल होता क्या है, फिर जैव मंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, जल मंडल क्या होता है। सुनिए जरा, आपकी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी पर आपको 2-3 स्पेशली क्षेत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम स्थल मंडल। ठीक है, ये क्या रहेगा, ये रहेगा वायुमंडल, और वायुमंडल के साथ में यहां पर क्या रहेगा, जल मंडल। ठीक है, यानी कि आपके विश्व में, यानी हमारी दुनिया में जितना भी जल क्षेत्र है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो जल मंडल है। दूसरा, जितना भी भूमि वाला क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, स्थल मंडल है। और आकाश वाली जब बात आएंगी तो क्या हो जाएगा, वो वायुमंडल हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों को मिला के, स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, इन तीनों को मिला के जो बनता है वो क्या होता है, वो होता है जैव मंडल। इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, ये होता है हाइड्रोस्फीयर, ये होता है एटमॉस्फेयर, और इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है बायोस्फीयर। ठीक है, पूछा क्या गया हमसे, स्थल मंडल की बात की गई है, लिथोस्फीयर की बात की गई है। तो लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर मतलब ये वाला पॉइंट, स्पेशली ऊपर वाला क्षेत्र पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा कि यहां पर अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट तथा सॉलिड अपर पार्ट ऑफ मेंटल, यानी कि
क्रस्ट और मेंटल का ऊपरी भाग जो होता है उसी को शामिल किया जाता है किसमें, तो आपको आंसर देना है लिथोस्फीयर में। क्वेश्चन समझ में आया सबको या नहीं आया, फटाफट से मुझे आंसर दो जल्दी से, यस और नो। यहां तक की बात ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यहां पर देखते जाने हैं, सीखते जाने हैं और कवर करते जाने हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे यहां पर छूटना नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी इज लोकेटेड एट क्रस्ट तथा मेंटल, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, मेंटल तथा कोर और आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच में। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इसको प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है, पीटी में भी पूछा गया है और इसके साथ साथ में जो आपके एसएससी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वहां भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे आंसर दो जल्दी से कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? चलिए देखे जरा आगे देखो। अगर मान लीजिए आपसे ऐसा क्वेश्चन कोई पूछे, मोहो असंगतता, देखिए बहुत सारी आपको असंगतता देखने को मिल जाती है। जब भी आप पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र को देखेंगे तो वहां पर आपको कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, है ना, रैपिडी डिसकंटिन्यूटी, लेहमन डिसकंटिन्यूटी, ये सारे की सारी आपको असंबद्धता देखने को मिल जाती है। होता क्या है, इस पॉइंट की बारे में बात करते हैं। होने का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर जब भी आपसे डिसकंटिन्यूटी के बारे में पूछा जाए तो कुछ लिमिट होती है, उसके बाद में उस डिसकंटिन्यू उस वैज्ञानिक के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, अगर यहां पर मोहो के बारे में बात की जा रही है तो ध्यान रखना क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में, ठीक है, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में, यानी कि ए वाला जो आंसर है वो यहां पर क्या हो जाएगा, वो यहां पर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल, यानी कि ऊपरी वाला क्षेत्र ये और उसके बाद में ये मेंटल, यहां वाला जो एरिया होगा उसको क्या बोलेंगे, इसको हम यहां पर मोहो डिसकंटिन्यूटी का नाम दे देंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए ऊपरी मेंटल निची मेंटल के बीच में कौन सा है, तो आपको आंसर देना है यहां पर रैपिडी। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, इस बात के लिए आप लोग तैयार रहें। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन की बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि अभी महीना चल रहा है अक्टूबर। ठीक है, ऑक्टोफेस्ट की बात यहां पर की गई है और स्पेशली जितने भी, क्योंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश की बात कर लें, हर एक स्टेट में पीसीएस के जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं और उसी के लिए यहां पर स्पेशली अगर हम बात करें यहां पर अड्डा 24x7 के इस प्लेटफॉर्म की, तो यहां पर आपको स्पेशली 77% का ऑफ जो है वो दिया जा रहा है। जितने भी महापैक यहां पर हैं, जितने भी महापैक हैं और इसके साथ साथ में जो लाइव बैचेस हैं, उन सब पे आपको 77% तक का ऑफ मिल रहा है और आप इसको और ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं अगर आप कोड यूज करेंगे Y584। ठीक है, Y584 इस कोड को आपको यूज करना है और डाउनलोड करना है अड्डा 24x7 की ऐप। इस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको ये जो डिस्काउंट है ये पहुंच जाएगा 78% तक, यानी कि 78% तक ये जो डिस्काउंट है ये आपके पास में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। कारण क्या है, अगर हम किसी भी कोर्स फीस की बात कर लें, अगर हम ऑफलाइन सेंटर्स की बात करें तो 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख तक की फीस जो होती है। अदर्स, मैं किसी और एडटेक कंपनी के बारे में बात करूं, लेकिन अदर प्लेटफॉर्म की बात करें तो 5,000, 8,000, 10,000 तक का कोर्स, 12,000 तक का कोर्स आपको मिलता है स्पेशली स्टेट पीसीएस के लिए। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे अड्डा 24x7 की, पूरे भारत में सबसे
ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे कोई यहां शिक्षा जो देने की कोशिश कर रहा है तो वो अड्डा 24/7 ऐप ही है। और हमारे पूरे परिवार की ये कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा पाए कम से कम शुल्क पर। अगर आप इस पर्टिकुलर इस बैच की बात करो ना, 68 बीपीएससी का जो बैच है वो लगभग 2200 रुपए का है, लगभग 2200-2300 रुपए के आसपास का कुछ बैच है वो, जिसमें आपको 1 साल तक पढ़ाया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो 1 साल का जो बैच था वो उसकी वैलिडिटी अब कितनी हो गई है, वो यहां पर स्पेशली बात की जा रही है 77% तक की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, इसको आप कैश कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपर्पटी पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विच एलिमेंट इज फाउंडेड इन द एविडेंस इन द अर्थ क्रस्ट? कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा, पोटेशियम। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुनिए जरा, विच एलिमेंट इज फाउंड इन द एविडेंस इन द अर्थ क्रस्ट की बात की गई है, ध्यान रखिएगा, क्रस्ट पूछा गया है आपसे, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा और पोटेशियम। यार एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया था ना सियाल के बारे में बताया था, सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बात यहां पर की गई थी, ये पॉइंट आपको पता है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है ये आपको मुझे कमेंट के माध्यम से बताना है। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है ये आपको आंसर मुझे बता देना है। पहली बात, एक क्वेश्चन हो सकता है और पूछा जाए यहां पर कि सबसे ज्यादा जो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है उसका उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, ये भी आपको आंसर देना है। फटाफट से क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन वाज हॉनर्ड विद द टाइटल ऑफ खान बाय जहांगीर? यानी कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस, एडवर्ड टेरी या लॉर्ड क्लाइव? करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? फटाफट से मुझे बता दो जल्दी से। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, विक्रम ने हमको आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। और बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे ज्यादा जो राज्य है उसका नाम क्या है? तो आपको आंसर देना है उड़ीसा, है ना, उड़ीसा में उसका उत्पादन होता है। चलिए, हाँ भाई, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन वाज हॉनर्ड विद द टाइटल ऑफ खान बाय जहांगीर? तो ध्यान रखना, जहांगीर के द्वारा विलियम हॉकिंस को यहां पर खान की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? खान की उपाधि दी गई थी। सो बी विल बी द राइट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे साथ में हो जाना चाहिए। क्लियर? कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सारे क्वेश्चंस हम यहां पर सॉल्व कर ही देंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट पार्ट ऑफ पंचनद? रावी, इंडस, चिनाब, झेलम। यानी कि निम्न में से कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है? रावी, सिंधु, चिनाब और झेलम। ये आपको आंसर यहां पर दे देना है। फटाफट से बोलो कि क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, बी, निम्न में से कौन सी नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है? आंसर क्या होना चाहिए भाई? अच्छा, आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ध्यान रखिएगा, जिस पंचनद की बात यहां पर की गई है, पंचनद, ये 5 नदियों का संगम क्षेत्र है। और ये 5 नदियों का संगम क्षेत्र वो है जो सिंधु से जाकर मिलती हैं। यानी कि सिंधु नदी तंत्र का जो सिस्टम है वो कौन सी नदियां हैं? वो हमारे पास में यही है। और वो नदियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आती है झेलम, उसके बाद में आती है चिनाब, उसके बाद में आती है रावी, उसके बाद में आती है ब्यास, और उसके बाद में आती है कौन सी? सतलज। ये 5 नदियां हमारे पास में यहां पर आ जाती हैं। पहली बात तो ये आपको जान लेना है।
दूसरी बात, पूछा क्या गया कि कंचनद का हिस्सा नहीं है ना, सीधी सी बात, 20 का करेक्ट आंसर नहीं होगा, द इंडस नहीं रहेगा, क्योंकि 5 नदियां तो यही हो जाएंगी हमारे पास में, है ना, बोलते थे ना अंग्रेजों के जमाने पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली की महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? जॉर्जिया मेलोनी, मारा कार्फगना, डेनिला सेंटनाचे और मरिया स्टेला जेलमिनी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर दो, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी, मारा कार्फगना, डेनिला सेंटनाचे और मरिया स्टेला जेलमिनी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इटली की बात कर लेते हैं। इटली की राजधानी रोम है, रोम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इटली की गंगा किसे कहा जाता है? तो आप बोलेंगे पो नदी को। ठीक है, किसको? पो नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की तरह इटली भी क्या है? एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। क्या है? एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, यानी कि कृषि प्रधान देश है। और जिस तरीके से गंगा यहां बहती है, उसी प्रकार से पो नदी जो है वो भी वहां पर बहती है। चलिए मान लिया, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए वर्तमान की बात की जाए, पहली महिला प्रधानमंत्री की बात की जाए, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जॉर्जिया मेलोनी, यानी कि ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनके लिए भी आपको तैयार रहना है, ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है बात? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो क्या कहता है, Who has become the first European woman to command international space station? यानी कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमाल संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है? अन्ना किकीना, जोहाना मैसिंगलर, सामांथा क्रिस्टोफरेटी और येलेना सरोवा। इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? करेक्ट आंसर यहां पर देखिए, जितने भी क्वेश्चंस यहां बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कर रहा हूं और कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको इंपोर्टेंट पॉइंट भी साथ में इंक्लूड कराता जाऊं, ताकि कोई चीज आपसे छूटे ना। ठीक है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की बात की गई है, अंतरिक्ष स्टेशन की बात की गई है, तो यहां जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? समांथा क्रिस्टोफोरेटी। ये करेक्ट आंसर, यहां पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो पहली यूरोपीय महिला है वो कौन सी है? तो आपको आंसर देना है समांथा क्रिस्टोफरेटी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? जलदूत ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री? है ना, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसमें से करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाना चाहिए? फटाफट से आंसर दे दो। जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है? ये आपको आंसर देना है। यार आप लोगों ने इसको सेशन को शेयर नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये सेशन आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो जो लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, कम से कम उनके साथ तो आप शेयर कर ही सकते हैं ना। चलो, जलदूत ऐप की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। भारत, अभी मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, कृषि प्रधान देश है। और इसके साथ साथ में भारत का जो क्लाइमेट है, जलवायु जो है वो कैसी है? जलवायु मानसूनी है। ये दूसरी प्रॉब्लम है। इसीलिए यहां पर जब बात करते हैं भारत की, तो कई बार आपको पानी की जो समस्या है वो हमको देखने को मिलती है। और इसी के लिए स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में
ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई योजना को लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जलदूत ऐप। ठीक है, अब जलदूत ऐप जो है ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में इसको अपडेट किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है। आप लोग मुझे यहां पर आंसर देंगे कि भारत में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी कि ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, ये आपको मुझे कमेंट के माध्यम से आंसर दे देना है। डी विल बी द सी इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक है, यानी कि अमर्त्य सेन के द्वारा जो किताब लिखी गई थी वो इनमें से कौन सी है। अमर्त्य सेन को हम लोग जानते हैं, ये बहुत ही फेमस एक अर्थशास्त्री रहे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, किस वर्ष मिला था, तो आप लोग आंसर दोगे 1998 1998 में इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किस फील्ड में, अर्थशास्त्र में, यानी कि इकोनॉमी में मिला था। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से जो किताब है वो कौन सी इनके द्वारा लिखी गई है, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फेमिनी, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल अपॉर्चुनिटी, या इसमें से सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्या इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। आंसर हालांकि लोगों ने हमको देना स्टार्ट कर दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि यहां पर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो सारी की सारी अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई हैं। इसके साथ के भी जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको कवर करा दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है, यानी कि मिड डे मील स्कीम इज नॉट रिलेटेड टू शैक्षिक उन्नतीकरण, सामाजिक समता, भोजन का अधिकार और शिशु पोषण। ये आपको आंसर देना है। फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और मुझे आंसर दो कि क्या इसका करेक्ट आंसर जो है वो होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए ये आपको मुझे बता देना है। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्याह्न भोजन, पहली बात तो यह है क्या, मिड डे मील स्कीम जो है इसको 1995 में इसको प्रारंभ किया गया था। पहला पॉइंट तो ये आपको जानना है। चलो ठीक है, क्यों दिया गया था, क्योंकि यहां पर स्पेशली भारत की बात करें तो सबसे बेसिक नीड जो होती है वो खाना ही होता है। और ये स्कीम जो थी इसको स्कूलों में स्टार्ट किया गया था। किसमें, स्कूलों में, ताकि जो बच्चे आते हैं उनको खाना मिल सके, है ना। तो शैक्षणिक उन्नतीकरण यानी कि बाय एजुकेशनल एडवांसमेंट, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक समता से बिल्कुल सही, सोशली जो इक्वलिटी है उसकी बात यहां पर की गई है। भोजन का अधिकार, ये थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। और शिशु पोषण से, बिल्कुल सही, फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन, बिल्कुल बात सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। यहां पर राइट टू फूड की कोई चर्चा नहीं की गई है, राइट टू फूड की यहां पर कोई चर्चा नहीं की गई है। तो सी विल बी द राइट आंसर, सी इसका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, Who has been appointed as the new Attorney General of India? Let's see. मुकुल रोहतगी, उदय उमेश ललित, आर वेंकटरमणि या दीपांकर दत्ता। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर का भी है और ये बना रहेगा। अब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी है और जीएस का भी क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, इस बात के लिए आप तैयार रहें। क्लियर, चलो देखें जरा क्वेश्चन की बात करें। सबसे पहली बात, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा है बच्चों, तो आप बताओगे सर ये तो 76 है, मान गए आपकी बात को। अपॉइंट कौन करता है उसको, प्रेसिडेंट करते हैं। सर कोई कार्यकाल होता है क्या, नहीं, कोई कार्यकाल नहीं होता। ठीक है, इनका कोई टर्म नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इनका कोई टर्म नहीं होता है।
मोस्टली जो बोलते हैं कि एज वाला जो क्राइटेरिया होता है सिर्फ वही फॉलो यहाँ पर किया जाता है, इसके अलावा और कोई टर्म यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि सरकार के साथ में स्पेशली एज जो अटॉर्नी जनरल होता है बदल जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में इससे पहले कौन था, तो आप बताएंगे के वेणुगोपाल। कौन थे, के वेणुगोपाल, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी जगह जिनको बनाया है वो कौन है, तो आपको आंसर देना है आर वेंकट रमणी। ठीक है, आर वेंकट रमणी जो है तो आपको यहाँ पर, ठीक है, चलिए आप बिल्कुल सही, आर्टिकल 76 की बात की गई है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, यानी कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इज बेस्ड ऑन हुज इंस्पिरेशन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पूर्व सोवियत संघ। ये आपको आंसर देना है, फटाफट से आंसर दो कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आंसर दो, व्हाट विल बी द राइट आंसर। चलो, हाँ भाई, ये क्वेश्चन मेरे द्वारा जानबूझ के आपको दिया गया था ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए, ताकि आपको परेशान किया जाए। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके देश में, जब भी आपके देश में फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर की बात यहां पर की जाएगी, तो ध्यान रखिएगा वहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर वहां पर कनाडा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात, समझ के बात को। जब भी आपसे फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जाएगी, हालांकि हालांकि 1935 के प्रावधान की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, और इसके साथ साथ में हम बात कर लें यहां पर स्पेशली कनाडा की। ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब यहां पर सरकार, दो सरकारें साथ में काम कर सके, राज्य और उसके साथ साथ में केंद्र। ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है, तो ध्यान रखिएगा, बी विल बी द राइट आंसर। यहीं से इसको लिया गया है, कनाडा से ही जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश के संविधान से लिया गया था, यह आपको आंसर देना है। फटाफट से आंसर दे दो कि क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनाडा, ओटावा डॉलर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, जल्दी से मुझे बताओ जल्दी से। सुनो जरा, देखो, जब भी आपसे बात की जाए संविधान में, तो संविधान को बनाने के लिए हमने कई सारे देशों का सहारा लिया है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन चीजों को हमने अपने हिसाब से मॉडिफाइड किया है, अपने हिसाब से हमने उनको परिवर्तित किया है। पूछा क्या गया भाई, राज्यसभा की बात की गई है, राज्यसभा आर्टिकल 80। ठीक है, क्या पूछा गया, सदस्यों का नामांकन व नियम किस देश के संविधान से लिया गया है, सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, 250, वर्तमान में कितनी है, 245, कैसे कैसे है, 233 प्लस 12, 233 कौन चुन के आते हैं, 12 कौन, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, तो ना तो यहां पर यूएसए रहेगा, ना आयरलैंड रहेगा, ना फ्रांस रहेगा, ना साउथ अफ्रीका रहेगा, तो क्या रहेगा, यहां पर रहेगा क्या, आयरलैंड, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बी यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो यहां पर हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके साथ में मैं यहां पर डेली शेयर करता हूं, डिस्कशन करता हूं, और कोशिश ये करता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो हम यहां पर कवर कर सके। ठीक है, क्लियर है, यस और नो। चलिए, तो गाइज आज की कहानी, आज का सेशन हुआ यही समाप्त। कोशिश मैंने ये की कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखा पाऊं, समझा पाऊं। कोशिश यहां पर ये करनी है कि आपको जितनी क्वेश्चंस मैंने बताए उन सबको मेमोराइज करें, बार बार किसी चीज से लिंक कर लें। एक बार आप याद कर लेंगे तो उसके बाद में वो आपसे नहीं छूटेगा, ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। लेकिन फिर से एक बार वही बात कि अगर आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हाँ आपको अफोर्डेबल प्राइस पर बेस्ट नॉलेज जो है वो आपको मिल सके, तो उसके लिए आपको कोड यूज करना है Y584।
बाय 584 इस कोड को आप यूज करेंगे। इस कोड को यूज करने के बाद में आपको मिलेगा लगभग 78% तक का डिस्काउंट। इस पॉइंट का आपको यहां पर ध्यान रखना है। एट 78%। कोड जो है वो कौन सा है, वो है Y584। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, झारखंड, किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वहां आपको जो कोड यूज करना है वो कौन सा है, वो है Y584 बाय 584। इस कोड को आप यूज करेंगे और इसमें आपको मिलेगा 78% तक का डिस्काउंट। ठीक है गाइस, चलिए, तो आज का सेशन, आज का सफर हुआ यहीं समाप्त। बाकी सारी बातें करेंगे हम अगले सेशन में। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। भारत माता की